Hello students, how are you all? Welcome to my YouTube channel Biology in Seconds. Here you find all the material regarding preparation of MD-CAT. Welcome students, this is Dr. Amar Pansi. Hope so all of you are fine and happy. और उम्मीद है कि आप सब अपनी MD-CAT की तैयारी में मसरूफ़ होंगे। स्टूडेंट्स, मैंने आपसे एक प्रॉमिस किया था कि MD-CAT का जो बायोलॉजी का सिलेबस है और उसमें से जो पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस मोस्टली आते हैं या जो हमारे टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं, उन टॉपिक में जो पिक्चर्स हैं उनकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको बताऊंगा। इनके बहुत से MCQs ऐसे होते हैं जो उन डायग्राम्स में से लिए गए होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम सबसे पहले जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स वाला टॉपिक है हमारे पास MD-CAT का, उसमें जो इमेजेस हैं उन्हें हम देखेंगे। तो सबसे पहले इमेजेस हम स्टार्ट करें, वो टेबल है। आपको जो चैप्टर आपका 2 है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, वहाँ पे जो टेबल 2.1 है, स्टूडेंट्स अक्सर इसमें से वो बड़े MCQs बनाते हैं। टेबल आपको अपनी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है स्टूडेंट्स। टेबल में क्या लिखा हुआ है? केमिकल कंपोजिशन ऑफ बैक्टीरियल एंड मैमेलियन सेल्स। अब स्टूडेंट यहाँ पे आपने एक चीज़ क्लियर करनी है, जहाँ पे इसने बैक्टीरियल सेल लिखा है ना, बैक्टीरियल सेल, वहाँ पे आपने समझ लेना है कि ये प्रोकैरियोटिक सेल है, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रोकैरियोट सिर्फ कौन होते हैं? बैक्टीरियल। और जहाँ पे उसने मैमेलियन सेल्स लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये यूकैरियोट्स के सेल्स हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो परसेंटेजेस दी गई होंगी केमिकल कंपोनेंट्स की, वो प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स के लिहाज से दी गई होंगी। तो वो यहाँ पे आपसे बैक्टीरियल सेल्स और मैमेलियन सेल्स के अलावा प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स के लिहाज से भी पूछ सकता है। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वाटर से। अगर स्टूडेंट्स वाटर की बात की जाए तो जो वाटर की परसेंटेज होती है वो बैक्टीरियल सेल्स और मैमेलियन सेल्स में कितनी होती है? 70% होती है। मतलब 70% ही ये बैक्टीरियल सेल में होता है और 70% ही ये किन में होता है? मैमेलियन सेल्स में होता है। और सबसे ज़्यादा जो केमिकल कंपोनेंट्स पाया जाता है प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर और यूकैरियोटिक सेल के अंदर, वो कौन सा होता है? वाटर होता है। और उसकी परसेंटेज कितनी होती है? 70 होती है। अब इसको लेके दो तरह के MCQs आते हैं। एक ये MCQs आता है कि विच केमिकल कंपोनेंट हैव द सेम परसेंटेज इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। तो ऑप्शंस में वो क्या दे देता है? वाटर, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स। तो स्टूडेंट, अगर आप देखो इन चार में से जो वाटर है, सिर्फ इसकी परसेंटेज जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स में क्या है? सेम है। और दोनों में कितनी परसेंट है? 70 और 70% है। सेकेंड MCQ जो आता है वो ये आता है कि द मोस्ट अबंडेंट केमिकल कंपोनेंट्स विच इज़ फाउंड इन सेल्स, के सेल्स के अंदर सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला केमिकल कंपोनेंट्स कौन सा है? उसने कंडीशन कोई नहीं लगाई ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक की। तो जो सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला केमिकल कंपोनेंट्स है स्टूडेंट्स, वो भी कौन सा होगा? वाटर होगा। तो ये दो MCQs आपको क्लियर हो गए होंगे। सेकंड जो चीज़ पाई जाती है स्टूडेंट्स पर प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर, वो है प्रोटीन्स। अगर आप देखो तो प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो प्रोटीन है वो 50% है और यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो प्रोटीन है वो कितनी है? 18% है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर प्रोटीन की कंसंट्रेशन क्या होती है? ज़्यादा होती है। और प्रोकैरियोटिक के अंदर क्या होती है? कम होती है। लेकिन अगर आप बाकियों के कंपैरिजन में देखो, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, DNA, RNA, उनके लिहाज से जो चीज़ ज़्यादा है वो क्या? प्रोटीन है। तो ये भी MCQs आप लोगों ने देखा होगा इस बार 2023 के नम्स के अंदर भी है कि जो मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो सेल्स के अंदर पाया जाता है वो कौन सा है? ऑप्शन से प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स या वाटर। अब आपको पता है कि वाटर तो ऑर्गेनिक नहीं है। अगर अमंग द ऑर्गेनिक्स देखें तो हमारे पास जो प्रोटीन है ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल है चाहे वो यूकैरियोटिक सेल्स है। दोनों ही सेल्स के अंदर प्रोटीन की कंसंट्रेशन क्या है? ज़्यादा है। थर्ड, अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें स्टूडेंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर होते हैं 3% बाय एवरेज वेट और यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर कितने होते हैं? 4%। कार्बोहाइड्रेट्स के मतलब कोई इतना इंपॉर्टेंट सवाल नहीं आता। हाँ, ये पूछा जा सकता है कि इन द प्रोकैरियोटिक सेल्स कार्बोहाइड्रेट्स की वेटेज क्या होती है और इन द यूकैरियोटिक सेल्स कार्बोहाइड्रेट्स की वेटेज क्या होती है। लिपिड्स की बात करें, जो लिपिड्स है हमारे पास, ये प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर कितने होते हैं? 2% टोटल सेल वेट का। और यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर कितना होता है? 3% ऑफ द टोटल सेल वेट। तो आपने जो चीज़ याद रखनी है वो क्या रखनी है? सबसे पहले जो चीज़ सबसे अबंडेंटली सेल्स के अंदर एग्जिस्ट करती है वो वाटर, उसके बाद प्रोटीन्स, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स, उसके बाद लिपिड्स। नेक्स्ट है स्टूडेंट DNA। अगर हम DNA की बात करें स्टूडेंट, ये अक्सर MCQs एंटी टेस्ट में आता है। DNA अगर आप देखो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर तो वो 1% ऑफ द टोटल सेल वेट है।
जबकि अगर आप यूकैरियोट्स के अंदर देखो तो वो 0.25% टोटल सेल वेट है। क्योंकि स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनके अंदर ऑर्गेनेलिज नहीं होते ज़्यादा, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर ऑर्गेनेलिज क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। और सेकंड, जो हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल्स का डीएनए होता है वो इरेगुलर और डेंस शेप होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स का जो डीएनए होता है वो एक प्रॉपर शेप के अंदर होता है, स्पिंडल फॉर्म्स के अंदर, जो हेलिकल फॉर्म के अंदर होता है और क्रोमोसोम्स की फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर रहा होता है। तो इसलिए प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो डीएनए का वेट है वो क्या है, ज़्यादा है, और यूकैरियोट्स के अंदर डीएनए का वेट क्या है, कम है। नेक्स्ट आरएनए की बात कीजिए स्टूडेंट्स, ये भी सेम इसी तरह। आरएनए जो है ये बैक्टीरियल मतलब प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर कितने परसेंट है, 6% टोटल सेल वेट के लिहाज से है, और प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स के अंदर कितना है, 1.1%। तो इसका मतलब हुआ कि डीएनए और आरएनए इनकी जो वेटेज है वो प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर ज़्यादा होती है, किसके मुकाबले में, यूकैरियोटिक सेल के मुकाबले में। अब अदर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की अगर बात की जाए आयंस की, अगर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की बात की जाए तो वो प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स दोनों में इक्वल होते हैं। इनऑर्गेनिक की बात की जाए वो भी प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स में एक जैसे होते हैं। अब कंक्लूड क्या आपने करना है, वाटर, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, इनऑर्गेनिक आयंस वगैरह, ये प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स में एक जैसे होते हैं। क्लियर। वाटर 70% दोनों में, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की अगर बात करें वो कितने परसेंट, 2% दोनों सेल्स के अंदर, और इनऑर्गेनिक आयंस कितना, 1%। अब अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स और किसकी बात करें हम, डीएनए और आरएनए की, तो सबसे टॉप प्रायोरिटी पे कौन आता है, प्रोटीन्स, ठीक है। उसके बाद कौन आता है, कार्बोहाइड्रेट्स, उसके बाद लिपिड्स और उसके बाद डीएनए और आरएनए। जो चीज़ आपने याद रखनी है वो क्या रखनी है, मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट इन द सेल्स वो क्या है, प्रोटीन है। डीएनए और आरएनए जो है वो किस सेल्स में बाय वेट ज़्यादा होते हैं, प्रोकैरियोट्स के अंदर। होप्स तो आपको ये टेबल जो है बड़े अच्छे से क्लियर हो चुका होगा, आपने इसको समराइज भी कर लिया होगा। बाजू का तो वो ये भी पूछ लेता है, सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन, सल्फेट, ETC आर प्रेजेंट -% टोटल सेल वेट ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स, तो वो कितना होगा, 1। अगर वो पूछे कि एंजाइम्स, हार्मोन्स, मेटाबोलाइट्स, ETC आर -% ऑफ टोटल सेल वेट इन द यूकैरियोटिक सेल्स, वो कितना होगा, 2%। तो बाजू का इनकी परसेंटेजेस भी आपसे पूछते, तो आपने इन परसेंटेजेस को अच्छे से क्या करना है, मेमोराइज करना है, ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर। नेक्स्ट की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट स्टूडेंट एक डायग्राम है जो कि हमें मोनोसैकेराइड्स के अंदर नजर आती है। वो डायग्राम एक स्ट्रक्चर्स की डायग्राम है। एक है जिसे हम बोलते हैं एल्डिहाइड फॉर्म शुगर और एक हमारे पास है कीटो फॉर्म शुगर। अब ये तीन कार्बन पर मुश्तमिल इसने 2 शुगर्स बनाई हुई हैं। एक शुगर वो है जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप है और एक शुगर वो है जिसमें कीटोन ग्रुप है। आप लोग ये तो कह लेते हो कि एक एल्डो शुगर है और एक कीटो शुगर है, लेकिन बाज़ औक़ात वो MD कैट में पूछता है कि बताओ 3 कार्बन शुगर जिसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप होता है उसका नाम क्या है, तो आपको उसका नाम भी पता होना चाहिए। तो अगर आप इसी डायग्राम के नीचे देखो, एक लाइन लिखी हुई है, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड, ठीक है, 3 कार्बन शुगर। तो इसका मतलब है कि जो ग्लिसरल्डिहाइड है वो 3 कार्बन शुगर है जिसके अंदर कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप है। अगर इसमें लिखा हुआ है द एल्डिहाइड फॉर्म इज ग्लिसरल्डिहाइड, वेयर एज कीटोनिक फॉर्म इज डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। तो इसका मतलब ये है कि जो एल्डिहाइड शुगर है जो 3 कार्बन्स पर मुश्तमिल है उसका नाम क्या है, ग्लिसरल्डिहाइड। क्लियर। और जो हमारे पास कीटो शुगर है जो कि 3 कार्बन्स पर मुश्तमिल है उसका नाम क्या है, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। अगर थोड़ा सा माइंड को जोर दो तो आपको याद आ रहा होगा जब आपने ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा था, तो ग्लाइकोलाइसिस में आपने क्या पढ़ा था कि जो फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक इसमें डिवाइड होता है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो कि हमारे पास एल्डो शुगर है, और एक होता है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जो कि कीटो शुगर है। और ये दोनों शुगर 3 कार्बन पर मुश्तमिल होती हैं। अगर आपसे पूछा जाए 3 कार्बन एल्डो शुगर तो आपने बताना है कि इनमें से वो कौन सा होगा, ग्लिसरल्डिहाइड। 3 कार्बन कीटो शुगर तो वो कौन सी होगी, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। नेक्स्ट स्टूडेंट, नेक्स्ट डायग्राम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट डायग्राम आपको अगेन स्ट्रक्चर्स की नज़र आ रही है। उसमें आपको स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं। एक आपको नज़र आ रहा है राइबोस का जिसे पेंटोज शुगर कहते हैं क्योंकि इसके अंदर 5 कार्बन है, और एक आपको नज़र आ रहा है ग्लूकोज का जो कि हमारे पास क्या है 6 कार्बन शुगर है और उसको क्या कहते हैं, हेक्सोज कहते हैं। अगर हम स्टूडेंट्स बात करें जो हमारे पास पेंटोज शुगर है, पेंटोज शुगर के अंदर जो OH है वो सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल से मुराद ये है कि वो एक ही राइट साइड पे मौजूद है वो OH,
ठीक कार्बन एटम के। लेकिन अगर हम ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज के अंदर जो है ये सिमेट्रिकल नहीं होते। OH क्या नहीं होते, सिमेट्रिकल नहीं होते। अगर आपसे पूछा जाए कि किस शुगर के अंदर जो OH हैं जो कार्बन के साथ अटैच होते हैं वो सिमेट्रिकल नहीं होता, तो वो किसके अंदर होता है, ग्लूकोज के स्ट्रेट स्ट्रक्चर के अंदर। क्यों? क्योंकि वो कार्बन नंबर 3 के ऊपर उसकी जो लोकेशन है वो क्या होती है, चेंज होती है। वो राइट से कहाँ चला जाता है, लेफ्ट साइड पे चला जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पेंटोज शुगर है उसके अंदर OH सिमेट्रिकल ऑर्डर में होते हैं, और अगर हम ग्लूकोज की बात करें तो उसके अंदर OH सिमेट्रिकल ऑर्डर में नहीं होते। एक एसिमेट्रिकल OH होता है जो कहाँ पे होता है, कार्बन नंबर 3 पे होता है। क्लियर हो गया होगा। दूसरी बात ये भी याद रखनी है कि राइबोज भी एल्डो शुगर है, इसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप होता है, और ग्लूकोज भी एल्डो शुगर है। और अगर हम कीटो शुगर की बात करें मोनोसैकेराइड में, तो वो हमारे पास क्या है, फ्रुक्टोज है। नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपको नज़र आ रहा है एक रिंग स्ट्रक्चर। ये जो रिंग स्ट्रक्चर है ये राइबोज का है और ग्लूकोज का है। अगर राइबोज के रिंग स्ट्रक्चर की बात करें तो उसको क्या बोलते हैं, राइबोफ्यूरानोज। क्लियर, ये आपको याद रखना है। और अगर ग्लूकोज के रिंग स्ट्रक्चर की बात करें तो उसको क्या बोलते हैं, ग्लूकोपायरानोज। ये आपने अच्छे से अपने माइंड के अंदर रखना है, याद रखना है इस चीज़ को। राइबोज का जो रिंग स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड राइबोफ्यूरानोज, एंड जो ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर है उसे क्या बोलते हैं, ग्लूको क्या पायरानोज। अगर स्टूडेंट इसके नीचे जो डिस्क्रिप्शन है वो देखो तो उसमें लिखा हुआ है ग्लूकोज एंड राइबोज फॉर्म रिंग शेप स्ट्रक्चर। और आपने ये बात भी पढ़ी हुई है कि जब भी ये स्ट्रेट चेन में होती हैं तो ये विदाउट सोल्यूशन होता है। जब भी इन्हें सोल्यूशन फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है तो ये स्ट्रेट चेन से किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, रिंग फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्लियर स्टूडेंट, आपको इन स्ट्रक्चर्स को अच्छे से याद रखना। अब इन स्ट्रक्चर्स की डिस्क्रिप्शन थोड़ी सुन लो। अगर स्टूडेंट्स राइबोज के स्ट्रक्चर को थोड़ा हम डेप्थ में देखें तो इसके अंदर जो कार्बन है वो हैं तो 5, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि कार्बन जो है वो कितने कॉर्नर्स पे लगे हुए हैं, तो कार्बन एटम 4 कॉर्नर पे लगे हुए हैं। क्योंकि एक कार्बन एटम अगर आप देखो जो 5th वाला है वो आज़ाद है, वो ऊपर है, बाकी जो 4 कार्बन हैं वो कॉर्नर पे अटैच हैं। तो राइबोज शुगर के जो कार्बन एटम है वो कितने कॉर्नर पे लगे होते हैं, 4 कॉर्नर पे लगे होते हैं। क्योंकि एक जो सेंटर में है वो तो ऑक्सीजन अटैच्ड है, और एक जो 5th कार्बन है वो ऊपर होता है। इसी तरह अगर ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज में कितने कार्बन कॉर्नर पे लगे होते हैं, ग्लूकोज के अंदर 5 कार्बन जो है वो कॉर्नर पे लगे होते हैं, जबकि एक कार्बन जो होता है वो बाहर होता है 5th कार्बन के साथ जो अटैच्ड होता है। क्लियर, तो अगर पूछा जाए कि राइबोज में कितने कार्बन हैं तो वो 5 हैं, लेकिन कितने कार्बन उसके कॉर्नर पे जुड़े होते हैं वो 4 हैं। अगर ग्लूकोज की बात की जाए तो उसमें 6 कार्बन है, लेकिन 5 कार्बन जो है वो कॉर्नर पे लगे होते हैं। क्लियर, होप सो आपको ये चीज़ क्लियर होगी। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट, हमारे पास जो डायग्राम है वो आपको नज़र आ रही है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज की। इसमें से बड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब स्टूडेंट इसमें आपको जो एक स्ट्रक्चर दिखाया गया उसने दिखाया सुक्रोज का। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जो है, क्योंकि ग्लूकोज एक एल्डो शुगर है, फ्रुक्टोज एक कीटो शुगर है, और ये दोनों शुगर जो हैं ये आपस में रिएक्शन कर रही हैं, इनके दरमियान ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन रहा है और वाटर रिलीज हो रहा है, और आपको आगे सुक्रोज नज़र आ रहा है बना हुआ। अब इसमें से क्वेश्चंस क्या पूछे जाते हैं, पहला सवाल तो यही पूछा जाता है कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का जो आपस में रिएक्शन होता है, इस रिएक्शन के दौरान जो है वो हमारे पास क्या बनता है, तो वो डेफिनेटली सुक्रोज बनता है। ये हाइड्रोलिसिस का रिएक्शन है या ये हमारे पास कंडेंसेशन रिएक्शन है, तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स इसके अंदर वाटर लॉस हो रहा है, तो ये कंडेंसेशन का रिएक्शन होगा हमारे पास। सेकंड में पूछता है कि जब ग्लूकोज और फ्रुक्टोज आपस में लिंक होते हैं तो जो OH है वो ग्लूकोज के किस कार्बन से आता है, तो स्टूडेंट्स जो OH है वो ग्लूकोज के कार्बन नंबर 1 से आता है। ये भी पूछा जाता है कि OH कहाँ से आता है, H कहाँ से आता है। OH आता है ग्लूकोज से और ग्लूकोज के कार्बन नंबर 1 से आता है। और अगर H की बात करें तो H कहाँ से आता है, फ्रुक्टोज से आता है और वो कार्बन नंबर 2 से आता है। ये याद रखना आपने, ग्लूकोज से OH आता है और वो कार्बन नंबर 1 से आता है, फ्रुक्टोज से H आता है और वो कार्बन नंबर 2 से आता है। इस तरह ये OH और H मिलके क्या बनाते हैं, वाटर। और इसी बिना पर इस लिंकेज का क्या नाम पड़ जाता है, 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अगर आपसे पूछा जाए तो जो सुक्रोज है उसके अंदर 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का क्या मतलब है, तो आपने बताना है, क्योंकि ये बिटवीन होती है कार्बन नंबर 1 ऑफ ग्लूकोज एंड कार्बन नंबर 2 ऑफ फ्रुक्टोज। क्योंकि कार्बन नंबर 1 ऑफ ग्लूकोज क्या प्रोवाइड कर रहा है, OH, तो कार्बन नंबर 2 ऑफ फ्रुक्टोज क्या प्रोवाइड कर रहा है, H, और इनके रिजल्ट में क्या बन रहा है, वाटर। तो जो एक रिजल्टेंट कंपाउंड बनेगा दैट इज सुक्रोज, और इसको क्या बोला जाएगा,
1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। नीचे इसके डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा हुआ है, आ डायसैकेराइड। ये बात भी आपने याद रखनी है कि ये एग्जाम्पल है सुक्रोज एग्जाम्पल ऑफ डायसैकेराइड। डायसैकेराइड से मुराद जिसके अंदर कितनी शुगर्स हैं, 2 शुगर्स होंगी। कौन कौन सी, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। नोट केयरफुली द ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बिटवीन 2 मोनोसैकेराइड्स। कह रहा है कि आप ध्यान से देखो कि 2 मोनोसैकेराइड्स के बीच में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनी हुई है, और ये ग्लूकोज और फ्रुक्टोज है मोनोसैकेराइड यहाँ पे जो बनाए गए हैं, और जो लिंकेज वो जो क्वेश्चन था मैं आपको उनमें से बता दिया आपको। नेक्स्ट स्टूडेंट, जो डायग्राम है वो हमारे पास वो आपको नज़र आ रही है हमारे पास लिपिड्स में हम चलते हैं। लिपिड्स के अंदर स्टूडेंट्स एक हमारे पास डायग्राम है जो कि ट्राई असाइल ग्लिसराइड की है, ये ट्राईग्लिसरॉल जिसे कहते हैं। ये डायग्राम आपको नज़र आ रही है ट्राईग्लिसरॉल की। ट्राईग्लिसरॉल की बात करें या ट्राई असाइल ग्लिसराइड की बात करें, ट्राई असाइल ग्लिसरॉल की हम बात करेंगे। इसके अंदर 3 फैटी एसिड होते हैं, क्योंकि ट्राई मीन क्या होता है 3, असाइल मीन फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल और इसके अंदर एक ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल होगा। क्लियर। अब फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल्स जब आपस में क्या करेंगे, लिंकेज बनाएंगे, तो हमारे पास क्या बनेगा, ट्राई असाइल ग्लिसराइड बनेगा। और स्टूडेंट एक बात आपने याद रखनी है कि जब भी एसिड और अल्कोहल, जब भी कौन एसिड और अल्कोहल आपस में क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं, तो दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एस्टरिफिकेशन। मतलब इसके दरमियान ईस्टर बॉन्ड बनता है, इसलिए इसको एस्टरिफिकेशन कहते हैं। और एक और बात अपने माइंड के अंदर घुसा लो कि जब भी अल्कोहल और एसिड आपस में रिएक्शन करेगा तो OH हमेशा कौन देगा, अल्कोहल देगी, और H हमेशा कौन देगा, एसिड देगा। क्लियर। जब भी अल्कोहल और एसिड आपस में रिएक्शन करेंगे तो OH कौन देगा, अल्कोहल देगी, और H कौन देगा, एसिड देगा। तो अब यहाँ पे देख रहे हो आपको स्ट्रक्चर में नज़र भी आ रहा है कि फैटी एसिड से हाइड्रोजन आ रहा है और ग्लिसरॉल से क्या आ रहा है, OH। क्लियर। और आप देख रहे हो कि इनके दरमियान में एक बॉन्ड बन रहा है और इसमें भी वाटर लॉस हुआ है, तो ये भी कौन सा रिएक्शन होगा, कंडेंसेशन रिएक्शन होगा, क्योंकि कंडेंसेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जिसके दौरान क्या रिलीज होता है, वाटर। अब नीचे इसके डिस्क्रिप्शन पढ़ो। ट्राई असाइल ग्लिसरॉल इज कंपोज्ड ऑफ 1 ग्लिसरॉल एंड 3 फैटी एसिड्स मॉलिक्यूल्स। कह रहे हैं कि जो ट्राई असाइल ग्लिसरॉल है उसके अंदर 3 फैटी एसिड्स और 1 ग्लिसरॉल होता है। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, समझते हैं कि ट्राई है तो मतलब 3 ही ग्लिसरॉल है और 3 ही फैटी एसिड्स हैं, लेकिन वो सवाल को कभी कभी ऐसे भी घुमाता है कि ट्राई असाइल ग्लिसराइड में आपने बताना है कि फैटी एसिड्स कितने हैं, आपने बताना है कि वो 3 हैं, और ग्लिसरॉल कितने हैं, 1, और उस ग्लिसरॉल में नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 3। ग्लिसरॉल के अंदर नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 3 है। ठीक है, क्योंकि 3 कार्बन वाला कंपाउंड है हमारे पास, 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है कौन, ग्लिसरॉल। जब ये रिएक्शन करेगा 3 फैटी एसिड्स के साथ, जब जाके क्या बनेगा, ट्राई असाइल क्या, ग्लिसराइड। तो इसलिए अगर आपसे कहा जाए कि ट्राई असाइल, अगर आपको मिनिमम जो असाइल ग्लिसराइड है वो कौन सा होगा, तो डेफिनेटली स्टूडेंट वो ट्राई असाइल ग्लिसराइड ही होगा ना, क्योंकि ग्लिसरॉल तो हमारे पास 3 कार्बन पर मुश्तमिल है। तो जब तक तीनों कार्बन के साथ 3 फैटी एसिड्स क्या नहीं करेंगे, रिएक्शन नहीं करेंगे या बॉन्ड नहीं बनाएंगे, तब तक तो वो कंप्लीट नहीं होगा, उसका जो लिंकेज है वो कंप्लीट नहीं होगी। इसलिए जो मिनिमम असाइल ग्लिसराइड है वो क्या होता है, ट्राई असाइल ग्लिसराइड, जिसमें 3 फैटी एसिड और 1 ग्लिसरॉल। नेक्स्ट है स्टूडेंट, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, MCQs में बहुत दफ़ा ये रिपीट हुआ है। ये उसने कुछ फैटी एसिड्स दिखाए हैं आपको। अब इन फैटी एसिड्स को अगर गौर से देखें हम स्टूडेंट्स, सबसे पहले एसिटिक एसिड, इसमें 2 कार्बन है। क्लियर। ये हमारे पास सैचुरेटेड है क्योंकि इसमें जो कार्बन एटम है उसके दरमियान सिंगल बॉन्ड है। सेकेंड है बाइट्रिक एसिड, इसमें 4 कार्बन है और ये भी सैचुरेटेड फैटी एसिड है। उसके बाद है पाल्मेटिक एसिड, इसके अंदर 16 कार्बन है और ये भी हमारे पास क्या है, सैचुरेटेड फैटी एसिड है। उसके बाद है ओलिक एसिड, इसमें 18 कार्बन है और ये हमारे पास अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। आप स्टूडेंट आपको कहोगे कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स कैसे है, तो आपको कार्बन नंबर 10 और 9 के बीच में नज़र आ रहा है डबल बॉन्ड। क्लियर। बाज़ का ये भी पूछा जाता है कि इन द ओलिक एसिड विच बिटवीन विच कार्बन एटम डबल बॉन्ड एग्जिस्ट, तो बिटवीन कार्बन नंबर 9 एंड 10 क्या होता है, डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। और सेकंड चीज़ जो इंपॉर्टेंट है वो ये याद रखनी है आपने, ओलिक एसिड ये कौन सा वाला है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, क्योंकि आपको पता है कि जिन लिपिड्स के अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं वो ऑयल होते हैं मोस्टली, मतलब वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होते हैं। तो इस लिहाज से हम ये बात भी कह सकते हैं कि जो ऑलिक कवर्ड ऑयल से निकला है, तो इसका मतलब ये होगा कि जो ऑयल होते हैं उनके अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और घी के अंदर क्या होते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं।
एमसीक्यू आपने यहाँ पे क्या याद रखना है कि विच वन इज अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, वो ओलिक एसिड है, और बिटवीन विच कार्बन एटम जो है वो डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है इन ओलिक एसिड, तो वो कौन सा है, कार्बन नंबर 9 एंड 10। अब इसके नीचे डिस्क्रिप्शन सुनिए, ये जरा ध्यान से पढ़नी है। सम फैटी एसिड्स विद कार्बन नंबर 2 to 18 आर शोन, कह रहे हैं हमने आपको कुछ फैटी एसिड्स को किए हैं जो कार्बन नंबर 2 से लेकर 18 तक है। ओलिक एसिड इज एन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, और वो कह रहे हैं नोट अ डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन नंबर 9 एंड 10 अदर फैटी एसिड्स आर सैचुरेटेड। तो स्टूडेंट्स इन डिस्क्रिप्शंस को आपने अच्छे से देखना है क्योंकि ये लाजमन वो आपसे पूछता है, तो आपने इसको ज़रा अच्छे से देख लेना है। नेक्स्ट स्टूडेंट, हमारे पास जो डायग्राम है वो फॉस्फोलिपिड की है, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट डायग्राम है। इस डायग्राम के अंदर आपको उसने 3 स्ट्रक्चर दिखाए हैं। एक उसने आपको दिखाया है इसका फॉस्फोटिडिक एसिड का, एक उसने आपको दिखाया है फॉस्फोटिडिक कोलिन का जिसे लेसिथीन भी कहते हैं, और एक इसने आपको सिंपल एक आपको फिजिकल स्ट्रक्चर दिखाया है किसका, फॉस्फोलिपिड का। तो स्टूडेंट्स हम देखते हैं बारी बारी। फॉस्फोटिडिक एसिड को अगर देखा जाए तो उसके अंदर 3 हमारे पास जो है उसने स्ट्रक्चर आपको यहाँ नज़र आ रहा है। फॉस्फोटिडिक एसिड के बारे में हम जानते हैं कि जो है ये फॉस्फोलिपिड जो है ये इसके डेरिवेटिव्स होते हैं। एनी हाउ जो मेन चीज़ है जो अक्सर पूछी जाती है आपसे एमडी कैट में, वो ये पूछी जाती है कि जो फॉस्फोलिपिड्स हैं इसके 2 पार्ट होते हैं, हेड और टेल, मतलब ये टैडपोल है। अब इसका जो हेड होता है वो पॉलर होता है, पॉलर से मुराद वो हाइड्रोफिलिक है, ठीक है, और यहाँ पे से लिखा हुआ है रीजन फॉस्फेट कंटेनिंग रीजन। और उसके बाद अगर टेल की बात करें तो ये नॉन पॉलर होता है जो कि हाइड्रोफोबिक होती है, और ये रीजन है जहाँ पे क्या होता है, फैटी एसिड्स होते हैं। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, अक्सर पूछा जाता है कि जो हमारे पास फॉस्फोलिपिड है उसका जो हेड रीजन है वो क्या होता है, वो पॉलर होता है और साथ में हाइड्रोफिलिक होता है, और उसमें फॉस्फेट ग्रुप एग्जिस्ट कर रहा होता है, फॉस्फोलिपिड का फॉस्फेट ग्रुप होता है। और जो टेल होती है उसकी वो हमारे पास क्या होती है, नॉन पॉलर होती है, साथ में हाइड्रोफोबिक होती है, और उसके अंदर हमारे पास क्या होते हैं, फैटी एसिड्स होंगे। फॉस्फोलिपिड फॉस्फेट हेड में है और लिपिड्स जो फैटी एसिड्स हैं वो कहाँ पे हैं, टेल में। हेड इसका क्या है, पॉलर है, हाइड्रोफिलिक है, और टेल इसकी क्या है, हाइड्रोफोबिक है। और आपको याद होगा स्टूडेंट यही फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं किसके अंदर, सेल मेम्ब्रेन में। आपने जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल देखा है उस फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अंदर भी आपको यही नज़र आ रहे थे कि जो लिपिड बायलेयर सी थी सेल मेम्ब्रेन के अंदर, तो वो जो लिपिड सेल मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं वो कौन से होते हैं, फॉस्फोलिपिड्स। तो वही बात आ गई कि जो सेल मेम्ब्रेन है ये हाइड्रोफिलिक भी होती है और हाइड्रोफोबिक भी होती है। इसका जो हेड पार्ट होता है वो हमारे पास क्या होता है, हाइड्रोफिलिक, और टेल उसकी क्या होती है, हाइड्रोफोबिक होती है। अब इसके नीचे जो डिस्क्रिप्शन है ना स्टूडेंट्स, ये आपने याद रखनी है, ये अक्सर एमसीक्यूज में आती है। वो पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं फॉस्फोटिडिक एसिड इज कंपोज्ड ऑफ ग्लिसरॉल। फॉस्फोटिडिक एसिड की सबसे पहले बात कर रहे हैं 2 फैटी एसिड्स ऑन कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 2 एंड अ फॉस्फोरिक एसिड ऑन कार्बन नंबर 3 ऑफ ग्लिसरॉल। कह रहे हैं कि जो फॉस्फोटिडिक एसिड है ना ये किससे बना हुआ है, ये बना हुआ है कंपोज ऑफ ग्लिसरॉल, ये ग्लिसरॉल से बना हुआ है। और ग्लिसरॉल में आपको याद होगा 3 कार्बन होते हैं। कह रहे हैं कि ग्लिसरॉल का जो कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 है उसके साथ क्या लगे हुए हैं, 2 फैटी एसिड लगे हुए हैं, और कार्बन नंबर 3 के ऊपर क्या लगा हुआ है, फॉस्फोरिक एसिड लगा हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फॉस्फोटिडिक एसिड में क्या क्या है, उसमें हमारे पास क्या है, ग्लिसरॉल है, 2 फैटी एसिड है, और एक उसके अंदर क्या है, फॉस्फोरिक एसिड है। आगे वो क्या कह रहे हैं, इन फॉस्फोलिपिड आर नाइट्रोजनस बेस सच एज कोलिन इज अटैच्ड टू फॉस्फोरिक एसिड इन फॉस्फोटिडिक एसिड। और कह रहे हैं कि अगर इस फॉस्फोटिडिक एसिड के साथ अगर हम क्या जोड़ दें, एक नाइट्रोजनस बेस जिसे कोलिन कहते हैं, अगर वो जोड़ दें तो ये क्या बन जाएगा, लेसिथीन, या इसको क्या नाम देंगे, फॉस्फोटिडिक कोलिन। अब आपको स्ट्रक्चर की डिस्क्रिप्शन थोड़ी और क्लियर हो चुकी होगी कि जो हमारे पास फॉस्फोटिडिक एसिड है इसमें 3 चीज़ें, ग्लिसरॉल, 2 फैटी एसिड्स और एक फॉस्फोरिक एसिड, क्लियर। और जब इस फॉस्फोटिडिक एसिड के साथ क्या जोड़ दें, एक नाइट्रोजनस बेस जिसका क्या नाम है, कोलिन, तो ये क्या बन जाएगा, फॉस्फोटिडिक कोलिन, या इसी को क्या नाम देंगे, लेसिथीन। बाकी आपको ये पता चल गया कि जो उसका हेड और टेल है वो पॉलर और नॉन पॉलर है, उसकी डिस्क्रिप्शन सारी मैंने बता दी। नेक्स्ट स्टूडेंट, जो स्ट्रक्चर है हमारे पास वो है प्रोटीन में से, और वो जनरल फार्मूला ऑफ अमाइनो एसिड है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर जनरल फार्मूला ऑफ अमाइनो एसिड को देखें स्टूडेंट तो आपको सेंटर में एक कार्बन नज़र आता है, और इस कार्बन को स्पेसिफिकली क्या कहा जाता है, अल्फा कार्बन। ये अक्सर बड़ा पूछता है बोर्ड के अंदर, ये एमडी कैट के अंदर भी, कि जो सेंट्रल कार्बन होता है अमाइनो एसिड के अंदर, दैट कार्बन इज कॉल्ड अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन, चार्ली कार्बन।
तो ये कौन सा कार्बन होगा स्टूडेंट्स? अल्फा कार्बन। अब उसके ऊपर आपको नजर आ रहा है एल्काइल रेडिकल R, CH2 ग्रुप जो होता है हमारे पास। अब जो एल्काइल रेडिकल है स्टूडेंट्स, या जो CH3 ग्रुप होता है, सॉरी, अब जो एल्काइल रेडिकल है स्टूडेंट्स, एल्काइल रेडिकल को हम रिप्लेस करते हैं तो हमारे पास अमाइनो एसिड चेंज हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अमाइनो एसिड्स की 3 चीज़ें कांस्टेंट हैं। कौन कौन सी? कार्बन, एक तरफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एक तरफ अमाइनो ग्रुप और नीचे वाला हाइड्रोजन। ये 3 चीज़ें अमाइनो एसिड की कांस्टेंट रहेंगी हर एक अमाइनो एसिड के अंदर। जो चीज़ चेंज होती है वो उसका क्या होता है? वो उसका एल्काइल रेडिकल चेंज होता है। अब जैसे कि यहाँ पे बताया भी है स्टूडेंट्स कि अगर हम R को रिप्लेस कर दें, अगर हम क्या करें, R को रिप्लेस कर दें किसके साथ? हाइड्रोजन एटम के साथ, तो ये क्या बन जाएगा? ग्लाइसिन। मतलब एक अमाइनो एसिड है जिसका नाम क्या है? ग्लाइसिन। अगर हम R हटा के यहाँ पे H लगा देंगे तो दैट इज कॉल्ड ग्लाइसिन। लेकिन अगर हम R हटा के यहाँ पे CH3 लगा देंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? एलानीन। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जनरल फार्मूला ऑफ अमाइनो एसिड में हम क्या चीज़ रिप्लेस करते हैं तो हमारे पास अमाइनो एसिड चेंज हो जाते हैं, तो वो क्या है? एल्काइल रेडिकल। अगर वो कहे कि इफ़ वी रिप्लेस R विद H तो कौन सा अमाइनो एसिड होगा? ग्लाइसिन। इफ़ वी रिप्लेस R विद CH3 तो ये कौन सा होगा? एलानीन। तो आपने इस बात को अच्छे से माइंड में रखना है। जनरल फार्मूला ऑफ अमाइनो एसिड में जो चीज़ें कांस्टेंट हैं वो अमाइनो ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप और हाइड्रोजन है। ये तीनों किसके साथ जुड़े होते हैं? अल्फा कार्बन के साथ। और जो चीज़ वेरिएबल होती है वो क्या होती है? एल्काइल रेडिकल होती है। अगर एल्काइल रेडिकल के अंदर R की जगह H लगेगा तो दैट इज ग्लाइसिन, अगर CH3 लगेगा तो दैट इज एलानीन। होप सो आपको ये डायग्राम भी क्लियर होगी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट स्टूडेंट, जो डायग्राम है हमारे पास वो आपको नजर आ रही है वो हमारे पास है पेप्टाइड लिंकेज की। पेप्टाइड लिंकेज क्या होता है? पेप्टाइड लिंकेज हमारे पास एक लिंकेज होती है जो होती है बिटवीन 2 अमाइनो एसिड। क्या होती है? बिटवीन 2 अमाइनो एसिड्स। अब यहाँ पे आपको 2 अमाइनो एसिड नजर आ रहे हैं, ग्लाइसिन और एलानीन। अगर तो स्टूडेंट गौर से देखो तो आपको जो कार्बन के ऊपर जहाँ पे R लगा हुआ था ग्लाइसिन में, उस R की जगह क्या नजर आ रहा है आपको? H। और आपको जहाँ पे एलानीन में R लगा हुआ था वहाँ पे आपको क्या नजर आ रहा है? CH3 नजर आ रहा है। ये बात तो आपको समझ आ गई। सेकेंड, अगर आप गौर से देखो तो ये 2 अमाइनो एसिड आपस में जो पेप्टाइड बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है, इसमें एक अमाइनो एसिड का आप देख रहे हो कार्बोक्सिलिक ग्रुप इन्वॉल्व है और दूसरे का कौन सा ग्रुप इन्वॉल्व है? अमाइनो ग्रुप इन्वॉल्व है। तो इसका मतलब ये होगा कि पेप्टाइड बॉन्ड बनता है बिटवीन द कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ वन अमाइनो एसिड एंड द अमाइनो ग्रुप ऑफ अदर अमाइनो एसिड। मतलब एक अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप और दूसरे का अमाइनो ग्रुप आपस में क्या करते हैं? लिंक करते हैं। अब सवाल आपके माइंड में आना है कि OH कौन देगा और H कौन देगा? तो स्टूडेंट, जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये हमेशा क्या देगा? OH। और जो हमारे पास अमाइनो ग्रुप है ये हमेशा क्या देगा? H। और डेफिनेटली बात है जब ये OH और H मिलेंगे तो क्या रिलीज होगा? वाटर। क्या रिलीज होगा? वाटर। तो ये भी कौन सा रिएक्शन हुआ? कंडेंसेशन रिएक्शन हुआ। और उसके बाद जो बॉन्ड बनेगा दैट बॉन्ड इज कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड बनता है बिटवीन 2 अमाइनो एसिड, पहला पॉइंट ये। सेकेंड, एक अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप, दूसरे का अमाइनो ग्रुप। OH कहाँ से आएगा? कार्बोक्सिलिक ग्रुप से। H कहाँ से आएगा? अमाइनो ग्रुप से। क्लियर? और जो बॉन्ड बनेगा उसे हम क्या नाम देंगे? पेप्टाइड बॉन्ड। और एक सिंगल पेप्टाइड बॉन्ड को डाइपेप्टाइड कहते हैं। अब यहाँ पे आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है ग्लाइकोएलानीन। बच्चे अक्सर सोचते हैं कि यार डाइपेप्टाइड मतलब 2 पेप्टाइड बॉन्ड। ऐसा नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए कि डाइपेप्टाइड जो होता है वो उसमें कितने पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं, तो डाइपेप्टाइड में एक पेप्टाइड बॉन्ड होता है जबकि 2 उसके अंदर क्या होते हैं? अमाइनो एसिड। A dipeptide contains single peptide bond but 2 क्या? अमाइनो एसिड। तो इसलिए अगर आपसे कहा जाए आपके पास 3 अमाइनो एसिड्स हैं तो उसमें पेप्टाइड बॉन्ड कितने होंगे? 2। जितने अमाइनो एसिड होंगे उनसे एक कम पेप्टाइड बॉन्ड होगा और जितने पेप्टाइड बॉन्ड होंगे उससे एक ज़्यादा क्या होगा? अमाइनो एसिड होगा। ये एक ही फॉर्मूला याद रखना आप। क्लियर स्टूडेंट? जो अगला टॉपिक है RNA एंड इट्स टाइप और कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स, उसमें लेकिन उससे पहले हमारे पास जो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स हैं हम उसके डायग्राम्स को भी थोड़ा सा एक दफ़ा रिव्यू कर लेते हैं। आपको स्टूडेंट ये डायग्राम जो नज़र आ रही है प्राइमरी स्ट्रक्चर के नीचे जो प्रोटीन डायग्राम बनी हुई है उसमें लिखा हुआ है पॉलीपेप्टाइड चेन्स इन कैरेटिन, फाइब्रस प्रोटीन एंड इन हीमोग्लोबिन, ग्लोबुलर प्रोटीन आर हेल्ड टुगेदर टू फॉर्म रिस्पेक्टिव फंक्शनल प्रोटीन्स। तो आपने क्या चीज़ माइंड में रखनी है कि हमारे पास जो कैरेटिन है ये कौन सी प्रोटीन है? फाइब्रस प्रोटीन। और अगर जो हम बात करें हीमोग्लोबिन की, वो कौन सी प्रोटीन है? ग्लोबुलर प्रोटीन है।
क्लियर। अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे पास जो कैरेटीन है इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, ये किस की एग्जाम्पल है, ये फाइब्रस प्रोटीन की एग्जाम्पल है। और हमें पता है कि फाइब्रस प्रोटीन के अंदर कौन सा स्ट्रक्चर होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है। और अगर हीमोग्लोबिन की बात की जाए तो ये कौन सी प्रोटीन है, ग्लोबुलर प्रोटीन है। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास जो डायग्राम है वो आपको नज़र आ रही है इसी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के लास्ट पे। प्राइमरी स्ट्रक्चर वो आपको दिखा रहा है कि स्ट्रेट है, सेकेंडरी में क्वाइल्ड है, टर्शियरी में जाके वो क्या हो रहे हैं, ग्लोब्यूलर हो रहे हैं। अब नीचे इसके क्या लिखा हुआ है, 3 लेवल्स ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर कंपेयर्ड विद अ टेलीफोन वायर। वो कह रहे हैं कि टेलीफोन वायर से उसने आपको कंपेयर करके दिखाया कि जो स्ट्रेट है वो प्राइमरी है, जो हेलिकल है, जो क्वाइल्ड है वो सेकेंडरी है, और जो ग्लोब्यूलर है वो कौन सा है, टर्शियरी है। अब स्टूडेंट्स अगर हम नेक्स्ट देखें तो आरएनए के अंदर हमारे पास कोई इमेज नहीं है, क्योंकि हमारे पास आरएनए की टाइप्स उसने बोला है, तो आरएनए की टाइप्स के अंदर कोई इमेज नहीं है। तो स्टूडेंट्स ये इमेजेस थी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की। होप्स आपने इन इमेजेस को अच्छे से सुना होगा और आपको समझ भी आया होगा।